The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उन ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सबसे पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद आप लोगों ने पढ़ी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। उसके बाद आपने रोटेशन को और वाइब्रेशन को मिलाकर पढ़ा जिसको आप लोग बोलते थे रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पी ब्रांच क्या होती है, आर ब्रांच क्या होती है, क्यू ब्रांच क्या होती है, वो सब चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि आपकी है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 20 of molecular spectroscopy. अभी तक 19 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लास्ट क्लास के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके पी ब्रांच से, आर ब्रांच से और क्यू ब्रांच से आपके पास पूछे जा सकते हैं IIT जैम के अंदर, गेट के अंदर या फिर CSIR नेट एग्जाम के अंदर। अभी तक हम लोग रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके हैं, रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। और अगर आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से पढ़ना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर रमन इफेक्ट क्या होता है। आपको अगर बेसिक्स पता होंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। स्टोक्स लाइन क्या होती है वो पढ़ेंगे, एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है वो पढ़ेंगे, सारे के सारे एक्सप्रेशंस देखेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक से और आज आपकी क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर से, और एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करने वाले हो अपने एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका एग्जाम हो CSIR नेट का, गेट का या फिर आपके IIT जैम का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी हेडिंग को रमन इफेक्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्मैकल 1923, यानी कि बेसिकली जो ये एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्टली प्रेडिक्ट किया गया था स्मैकल के द्वारा इन 1923। उसके बाद रमन ने 1928 के अंदर स्मैकल के प्रेडिक्शन से और उनके बाद इन तीन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अपने एक थ्योरी को अच्छा खासा लिखा और उसके बाद 1930 के अंदर उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो रमन ने स्मैकल के प्रेडिक्शन को पढ़ा हुआ था, उसके बाद इन तीन थ्योरीज को पढ़ा था। तो हम भी क्या करने वाले हैं, पहले इन तीन थ्योरीज को पढ़ेंगे आखिर रमन ने इन तीन थ्योरी से क्या क्या सीखा, उसके बाद उसने अपने इफेक्ट के अंदर क्या क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रमन स्पेक्ट्रा के अंदर और अदर स्पेक्ट्रा के अंदर, चाहे वो आपका हो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे वो आपका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे वो आपका रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक आपने पढ़ी है वहां पर आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि आप लोग लाइट को डालते हो, आपका जो मॉलिक्यूल है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी कि यहां पर आपके पास क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर आपके पास एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होता, यहां पर आपके पास क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग क्यों होगा समझ जाओगे, इस क्लास को आप लोग पूरा देखोगे। उसके बाद रमन स्पेक्ट्रा एक 2 फोटोन प्रोसेस है, बाकी जो आपके पास स्पेक्ट्रा से क्या बोलते हो, 1 फोटोन प्रोसेस बोलते हो। तो मैं रमन स्पेक्ट्रा को 2 फोटोन प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं ये भी आप लोग समझ जाओगे इस क्लास को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस क्लास को। सबसे पहले देखिए जो 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे रमन ने, आखिर ये एक्सपेरिमेंट आपसे क्या क्या कह रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो कि 1905 में आया था, ये इफेक्ट आपसे क्या कह रहा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल इफेक्ट है, आप लोग क्लास 11 से इसको पढ़ते हुए आए हो। अगर आप लोग किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अपनी लाइट को डालोगे तो लाइट के पास क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। वो फोटोन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। अगर इस फोटोन की एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड या फिर इसके वर्क पॉइंट ज्यादा होती है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप लोग निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि इक्वेशन के पास क्या है, H nu इज इक्वल टू H0 प्लस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग क्या बोलते हो, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर बोलते हो, जो कि हर एक मेटल सरफेस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी इससे ज्यादा होती है तो उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो इफेक्ट है वो क्या बता रहा
था कि जो आपका लाइट है उसके पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। इस चीज को आप लोग रिलेट कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए आए हो। उसके बाद रमन ने क्या देखा, उसके बाद रमन ने पढ़ा कॉप्टन का इफेक्ट, जो कब आया था 1922 के अंदर आया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा था कि आपके मेटल के ऊपर फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोटोन हो जाएगा क्या, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन कॉम्पटन कह रहा है कि आपके मेटल सरफेस के ऊपर जब कोई भी फोटोन टकराएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही है, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, आपके पास एक फोटोन भी निकल जाएगा, और निकलने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इसको भी आप लोग समझ सकते हो। आपने क्या किया, ज्यादा एनर्जी का फोटोन डाला, कुछ एनर्जी रिलीज होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और कुछ फ्रीक्वेंसी बच जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा, फोटोन क्या होगा आपके पास यहाँ पर स्कैटर्ड हो गया है। तो ये आपके पास एक अलग फोटोन होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक अलग फोटोन होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, टू फोटोन प्रोसेस बोलते हो। जिस फ्रीक्वेंसी आपके पास फोटोन आया था उसी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर नहीं है, कम फ्रीक्वेंसी का है, दोनों आपके पास क्या है, यहाँ पर अलग अलग हैं। तो ये किसने कहा था, कॉम्पटन ने कहा था। फोटोन इफेक्ट क्या कह रहा था कि आपके पास किसी मेटल के ऊपर फोटोन टकराएगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। कॉम्पटन कह रहा है कि जब फोटोन टकराएगा तो फोटोन भी निकलेगा और इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, और जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अब रमन ने क्या कहा, रमन ने कहा कि जब आपके पास कोई भी मेटल होता है, जब उसके ऊपर हम कोई फोटोन डालेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोटोन ही निकलेगा, और ये जो फोटोन निकल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और सेम भी रह सकती है। जस्ट रमन से पहले एक एक्सपेरिमेंट और आया था जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रेले एक्सपेरिमेंट बोलते हो। रेले ने क्या कहा था, रेले ने कहा था कि अगर आप लोग किसी भी मेटल के ऊपर किसी फोटोन को डालोगे तो आपके पास वो फोटोन आगे हो जाएगा, एज इट इज वापस निकल जाता है। यानी कि आपने एक फोटोन डाला और आपके पास क्या हो गया, एक और फोटोन निकल गया। इस फोटोन को मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर 2 बोल रहा हूं, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम होगी जो आपने क्या किया है, इंसिडेंट फोटोन डाला है। तो जो फोटोन आपने डाला है वो स्कैटर होकर आपके पास एज इट इज बाहर निकल जाता है। किसने कहा था, रेले ने कहा था। रेले ने कहा कि अगर एक फोटोन आएगा तो आपके पास एक ही फोटोन निकल गया, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन ये फोटोन अलग फोटोन होता है, ये वाला फोटोन आपके पास क्या होगा, अलग फोटोन होगा। इसको क्या बोलोगे, टू फोटोन प्रोसेस बोलने वाले हो। तो रमन ने कहा कि नहीं, अगर आपके पास कोई फोटोन टकराएगा मेटल के ऊपर तो सेम एनर्जी का तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में बढ़ी हुई भी निकल सकता है और आपके पास घटी हुई भी निकल सकता है। अब इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों हो गया, जब रेले एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने फोटोन को डाला है, जब उस रमन ने डाला तो उसने भी क्या किया, फोटोन को ही डाला है। तो इसके केस के अंदर तो निकली क्या, सिर्फ और सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पर आपके पास कम फ्रीक्वेंसी का और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आखिर क्यों आया। तो ये डिफरेंस बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि जब रेले एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने अपने मेटल के ऊपर जितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करवाए थे वो थे आपके पास 10⁻⁸ फोटोन्स। लेकिन जब रमन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो रमन ने क्या किया, इस नंबर को इंक्रीज करके क्या कर दिया, उसने 10⁻28 फोटोन को स्ट्राइक कराया अपने मेटल के ऊपर। जब उसने नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज किया तो उसने देखा कि मैक्सिमम फोटोन तो सेम एनर्जी के ही निकल रहे हैं, लेकिन कुछ फोटोन्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई या फिर जिनकी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और ये बहुत ही कम होते हैं। रेले कह रहा था कि सेम फ्रीक्वेंसी का निकलेगा, लेकिन रमन कह रहा था कि स्मॉलर और घट के भी निकल सकता है, और ये जो कम फ्रीक्वेंसी का और ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ये 1 × 10⁻⁶ फोटोन के अंदर निकल रहा था। और शायद इसीलिए रेले के टाइम के ऊपर एक घटी हुई फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी या फिर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑब्जर्व नहीं हो पाई। जैसे ही रमन ने नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज किया तो उसने देखा कि कुछ फोटोन 1 × 10⁻⁶, यानी कि जब उसने 10⁻28 फोटोन डाले होंगे तो उसके अंदर से सिर्फ 10 या 15 मॉलिक्यूल, 10 या 15 फोटोन आपके पास बड़ी फ्रीक्वेंसी से या फिर कम फ्रीक्वेंसी निकले हैं, तो बहुत ही कम फोटोन निकले हैं। रेले ने फोटोन से कम लिए थे तो उसके पास सारी की सारी क्या निकली, सेम फ्रीक्वेंसी निकली। लेकिन रमन ने नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज किया तो कुछ फोटोन ऐसे रिलीज हुए जिनकी फ्रीक्वेंसी कम थी और जिनकी आपके पास क्या थी, ज्यादा थी। मैक्सिमम की क्या थी, आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी थी। तो जब आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर निकल रहा है तो उसने क्या कह दिया, उसको रेले इफेक्ट कह दिया। यानी कि जब भी आप लोग स्पेक्टर ड्रॉ करने वाले हो, रमन स्पेक्टर ड्रॉ करने वाले हो, तो उसमें एक लाइन आएगी बीच में जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की रहेगी, उसको आप लोग क्या बोलते हो, रेले लाइन बोलते हो। उसको आप लोग रेले लाइन इसलिए बोलते हो क्योंकि आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी, और ये इफेक्ट सबसे पहले किसने बताया था, रेले ने आपको बताया था। अब ये आखिर घटी हुई फ्रीक्वेंसी से और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से आपके पास मॉलिक्यूल कैसे निकला है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई दो यहां पर क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, n = 2 एनर्जी लेवल, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, n = 2 एनर्जी लेवल बोल रहा हूं। और मानकर चल रहा हूं कि आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो अभी कहां पर है, n = 1 स्टेट के अंदर आपका पार्टिकल को यहां पर मौजूद है। क्या किया आपने, इसके ऊपर क्या डाला, फोटोन डाला। जैसे ही आप लोग इसके अंदर फोटोन डालोगे तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, कहां चला जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो चला जाएगा वर्चुअल स्टेट के अंदर। अगर आप लोग फोटोन की एनर्जी लोगे IR रीजन की तो वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं।
अगर आप लोग एनर्जी लोगे माइक्रो डिवीजन की तो आपके पास रोटेशन के एनर्जी लेवल चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने जो एनर्जी यहाँ पर डाली है ये आपने डाल दी यूवी विजिबल रेंज की, तो आपकी वाइब्रेशन के लेवल भी क्रॉस हो जाएंगे और रोटेशन के लेवल भी क्रॉस हो जाएंगे। इसका मतलब एक वर्चुअल स्टेट के अंदर वो पहुंच जाते हैं और ये वर्चुअल स्टेट आपके पास रोटेशन के एनर्जी लेवल से या फिर आपके वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। यानी कि ये एक वर्चुअल स्टेट है, इसके अंदर आपका मॉलिक्यूल रह नहीं सकता, यहां से उसको वापस आना ही पड़ेगा। तो अगर मैं मानकर चल रहा हूं कि आपका मॉलिक्यूल वर्चुअल स्टेट के अंदर गया, n=1 से कहां चला गया, वर्चुअल स्टेट में चला गया, यहां जब वापस कहां आ गया, आपके पास वापस आ गया n=2 के अंदर, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपका मॉलिक्यूल क्या आ गया, वापस आ गया। इसका मतलब इतनी एनर्जी क्या कर ली यहां पर इसने एब्जॉर्ब कर ली है। आपने डाला फोटोन किसका, ज्यादा एनर्जी का, लेकिन इसने क्या किया, इतनी एनर्जी कर लिया एब्जॉर्ब। जब वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो फोटोन वो रिलीज करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के पास क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे आप लोग बोलते हो स्टोक्स लाइन। याद रखना इस चीज को, आप लोग क्या बोलने वाले हो, स्टोक्स लाइन बोलने वाले हो। अब अगर मैं बात करता हूं कि आपका मॉलिक्यूल पहले से ही कहां प्रेजेंट था, n=2 वाली स्टेट में प्रेजेंट था। यहां पर क्या n=1 है, यहां पास क्या है n=2 है। अगर आपका मॉलिक्यूल पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उसके बाद उसने क्या किया, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, माइनस लाइट की एनर्जी क्या था, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, h की फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद कहां चला गया, वो वर्चुअल स्टेट में चला गया। लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो कहां आ गया, आपके पास यहां पर ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया। यानी कि इतनी एनर्जी उसने यहां पर क्या कर दी है, रिलीज कर दी है, एक्स्ट्रा क्या कर दी उसने, एनर्जी रिलीज कर दी है। यानी कि जो फोटोन आपके पास यहां पर निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगी म्यू डैश हो जाएगी, और जब म्यू डैश आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, आपके म्यू से बड़ा होने वाला है। यानी कि बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से आपका फोटोन निकल गया। और अगर आपका फोटोन बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से आप क्या बोलते हो, एंटी स्टोक लाइन बोलते हो। तो आपके पास यहां पर दो लाइंस आने वाली है, एक आपके पास क्या होती है, एंटी स्टोक्स होती है, आपके पास क्या होती है, स्टोक्स होती हैं। स्टोक्स लाइन वो लाइन है जो कि कम फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलती हैं, एंटी स्टोक लाइन वो लाइन है जो आपके पास क्या होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलती हैं। अब आप यह चीज को यहां पर समझने की कोशिश करो कि जो आपके पास ये स्टोक लाइन होती है ये कब आएंगी, जब आपका मॉलिक्यूल पहले कहां पर था, ग्राउंड स्टेट के अंदर था। अब अगर आप लोगों ने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको वहां बताया था कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर होती है। यानी कि ये होने के चांसेस ज्यादा होने वाले हैं किसके अंदर, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो जो आपके पास होती है स्टोक्स लाइन, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो मॉलिक्यूल है वो कहां पर होने वाले हैं, आपके ग्राउंड स्टेट में होने वाले हैं। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक लाइन इन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपके पास उसकी इंटेंसिटी कम होने वाली है इन कंपैरिजन टू स्टोक्स लाइन इन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं बात करता हूं रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहां पर आपकी जो एंटी स्टोक लाइन होती है और आपके पास जो स्टोक लाइन होती है उनकी इंटेंसिटी कंपेरेबल होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर मैक्सिमम नहीं होती, वो किसी और स्टेट के अंदर क्या होती है, बस मैक्सिमम होती है, जिसको आप लोगों ने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते वक्त कैलकुलेट भी किया था। तो वो हमारी बात नहीं है, इन सब चीजों की बात करेंगे कि आखिर एंटी स्टोक लाइन क्या होती है, स्टोक लाइन क्या होती है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आखिर आपका रमन इफेक्ट क्या होता है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कम भी निकल सकती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास ज्यादा भी निकल सकती है, लेकिन ये चीजें होने के चांसेस क्या होने वाले हैं, बहुत ही कम होने वाले हैं। 1 × 10⁻⁴ फोटोन के अंदर से आपके पास क्या होने वाला है, कोई एक ही फोटोन आपके पास या तो कम से निकलेगा या तो आपके पास ज्यादा से निकलेगा। जस्ट इससे पहले आपके पास रेले का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आ चुका था। वो आपसे क्या कह रहा था, वो आपसे कह रहा था कि अगर आप लोग किसी भी पार्टिकल आपके पास मान लीजिए स्टेट के अंदर है, इसके आपने ऊपर क्या किया, कोई भी लाइट डाल से फोटोन आपके पास, इसकी एनर्जी आपके पास क्या है, h की क्या एनर्जी है, ये कहां जाएगा, वर्चुअल स्टेट में जाएगा, वापस है वो कहां आ जाता है, आपके पास उसी स्टेट के अंदर वापस आ जाता है। यानी कि जिस एनर्जी का फोटोन आपने डाला उसी एनर्जी का फोटोन आपके पास क्या हो गया, वापस से रिलीज हो गया। लेकिन जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था ये फोटोन एक अलग फोटोन होगा, ये फोटोन एक अलग फोटोन होने वाला है, क्योंकि ये फोटोन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है कहां तक जाने के अंदर, वर्चुअल स्टेट में जाने के अंदर। जब वापस आएगा तो एक अलग फोटोन ही क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। ऐसे आप लोग क्या बोलते हो, 2 फोटोन प्रोसेस बोलते हो। जितने भी स्पेक्ट्रा अभी तक आपने पढ़े थे, आप लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि आपका मॉलिक्यूल कहां पर था, ग्राउंड स्टेट में था। उसने क्या किया, उसने एक फोटोन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और वो कहां चला गया, आपके पास हायर स्टेट के अंदर चला गया। यानी कि आप लोगों ने बात की सिर्फ और सिर्फ 1 फोटोन की, यानी कि जितनी भी स्पेक्ट्रो आपने अभी तक पढ़ी है वो सारी कैसी थी, 1 फोटोन प्रोसेस थी। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपके पास कैसी होती है, 2 फोटोन प्रोसेस होता है, क्योंकि आपने एक फोटोन को डालते हो और एक फोटोन आपके पास निकलता है, चाहे वो सेम फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे वो कम का हो, चाहे वो ज्यादा का हो। निकलने वाला फोटोन अलग होगा, आने वाला फोटोन क्या होगा, आपके पास अलग होगा। इसे आप लोग क्या बोलते हो, 2 फोटोन प्रोसेस बोलते हो। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, मैं आपसे यहां पर कह रहा था कि जो आपका पार्टिकल है ये आपके पास ग्राउंड स्टेट से
कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वापस ये वापस आ रहा है। ग्राउंड स्टेट से जा रहा है कहाँ पर, वर्चुअल में जा रहा है। यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल रुक नहीं सकता, वापस उसको आना ही पड़ेगा। अगर ये वापस आया, इस स्टेट के अंदर आ गया, और अगर ये गैप आपके पास, जो यहाँ पर गैप बना है, ये गैप अगर आपके पास रोटेशन एनर्जी लेवल्स का गैप है विद इन सेम वाइब्रेशन लेवल, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हो। लेकिन अगर आपका ये गैप वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के ऑर्डर का है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हो। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, उसके बाद सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाओगे अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ा। तो बेसिक डिफरेंस आपके पास यहां पर क्या था, नंबर ऑफ फोटोन्स यूज्ड बाय रेले इज 10 रेज़ टू द पावर 8 टू 10 रेज़ टू द पावर 9 फोटोन। फोटोन ही कम लिए थे, इसीलिए कम फ्रीक्वेंसी का और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का नहीं निकला। रमन ने आपके पास यहां पर क्या किया, रमन ने नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज कितना कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर 28 फोटोन कर दिया। और यहां पर उसने क्या देखा कि कुछ 10 to 15 फोटोन ऐसे थे जिनकी आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम भी आ रही थी और आपके पास ज्यादा भी निकल कर आ रही थी। तो रमन ने नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज किया, इसलिए उसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी के और कम फ्रीक्वेंसी के फोटोन बाद में क्या हुए, स्कैटर्ड हुए। यहां मैंने अलग से लिखा भी हुआ है, ओनली 1 फोटोन इन 10 रेज़ टू द पावर 6 फोटोन शोज रमन इफेक्ट, अदरवाइज ऑल अदर फोटोन्स स्कैटर्ड विद सेम फ्रीक्वेंसी, दैट शोज रेले इफेक्ट। अब इसका मतलब अगर आप लोग स्पेक्ट्रा को ध्यान से देखने वाले हो, चाहे आपका वो रमन स्पेक्ट्रा को देखने वाले हो, तो आपके पास एक लाइन ऐसी आने वाली है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, रेले लाइन आप लोग इसको बोलने वाले हो। क्यों बोलोगे, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने यहां पर डाली है, सेम उसी फ्रीक्वेंसी लाइट पास यहां पर क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, आपको जो म्यू से बड़ा है किससे, म्यू से है, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि निकलने वाले फोटोन की, अगर आपके पास जो एनर्जी है या आपके पास क्या होती है, कम होती है इंसिडेंट से, तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, स्टोक्स लाइन बोलने वाले हो। उसके बाद आपने देखा है कि स्टोक्स लाइन कब होने वाली है, एंटी लाइन कब होने वाली है, यानी कि आपके पास एक बेसिक पिक्चर बन गई है कि आखिर आपका रमन स्पेक्ट्रा कैसा होने वाला है। तो ये आपके पास एक बेसिक पिक्चर होती है कैसा वो रमन स्पेक्ट्रा होने वाला है। और जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सब चीजें मैंने यहां पर अच्छे से लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ यूवी विजिबल स्ट्राइक्स ए गैस, लिक्विड और क्रिस्टल, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान रखना, मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, यूवी विजिबल लाइट ली हुई है, ताकि आपके पास वाइब्रेशन के लेवल भी क्रॉस हो जाए और आपके पास रोटेशन के लेवल भी क्रॉस हो जाए। कहां पर बात पहुंच जाए, वो एक वर्चुअल स्टेट तक वो पहुंच जाए। मोस्ट ऑफ देम स्कैटर्ड इलास्टिकली, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रेले इफेक्ट बोलते हो। बट अ फ्यू 1 in 10 raised to the power 6 undergoes inelastic scattering. These inelastic scattered photon has energy lower or higher than the incident energy because during inelastic scattering exchange of energy between photon and molecule take place. ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, phenomena was first predicted by Schmeckel in 1923 and later observed by C.V. Raman in 1928. This referred as Raman scattering, और रमन को उसके बाद 1930 के अंदर क्या मिला, उसको नोबेल प्राइज मिला। बेसिकली तो 1929 के अंदर मिलने वाला था, लेकिन 1929 का नोबेल प्राइज किसने ले लिया था, डी ब्रोगली ने 1929 का नोबेल प्राइज ले लिया था। और रमन को कब मिला, वो नेक्स्ट ईयर मिला, यानी कि 1930 के अंदर उसको मिला। रमन लाइंस अकर्स सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ रेले लाइन, यानी कि एक्साइड लाइन। द लाइन ऑन द लो फ्रीक्वेंसी साइड इज नोन एज स्टोक्स लाइन एंड द लाइंस ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी साइड इज नोन एज एंटी स्टोक्स लाइन। उसके बाद एंटी स्टोक्स लाइन स्पेशली इन वाइब्रेशन रमन आर वीकर देन स्टोक्स लाइन। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब चलते हैं आगे। मैंने दिखाया हुआ है जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बीच में पास यहां पर क्या होने वाली है, रेले लाइन होने वाली है, जो कि आपके पास कैसे होने वाली है, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, कुछ इस टाइप की होगी। पार्टिकल आपका यहां पर होगा, इसने यहां पर क्या किया, कुछ फ्रीक्वेंसी लाइट को ऑब्जर्व किया और सेम उसी फ्रीक्वेंसी लाइट को क्या कर दिया, उसने बाद में रिलीज कर दिया। लेकिन अगर रिलीज होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके पास ज्यादा होती है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर रिलीज होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम, उसे आप लोग क्या बोलते हो, स्टोक्स लाइन बोलते हैं। तो आपको एक बेसिक पिक्चर मिल गई है कि आपके पास कुछ इस टाइप का क्या होने वाला है, स्पेक्ट्रा होने वाला है। अच्छे से देखेंगे कि आखिर आपके पास स्पेक्ट्रा किस टाइप का होता है, लाइंस के बीच का गैप देखेंगे, हर चीज देखने वाले हैं। अब अभी बात करें हम लोग किसकी, बिल्कुल जनरल बातें कर रहे हैं। इफ द एनर्जी डिफरेंस इज कोरस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल एनर्जी लेवल देन इट इज स्टडीड अंडर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इफ द एनर्जी डिफरेंस इज कोरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देन इट इज स्टडीड अंडर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से हर चीज को लिखा हुआ है ताकि आप लोग नोट्स भी अच्छे से बना पाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, Most suitable Raman source is laser because it gives intense and highly monochromatic beam of light। ये स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी गेट एग्जाम के अंदर, तो इसको आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि ये आपसे प्रीवियस ईयरली पूछी जा चुकी है। Most suitable Raman source is laser because it gives intense and highly monochromatic beam of light। Raman spectra of gas are generally weaker than that of liquid। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना क्योंकि इसके ऊपर से आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका था जनरल इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, जिसमें
लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मुलेस पढ़ने वाले हैं कि आखिर एनर्जी कितनी होती है, बाहर निकलने की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, क्वांटम थ्योरी राउंड इफेक्ट में पढ़ेंगे, जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे अकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट के हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।